नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल राणा। सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चे और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अपने विधायकों को पाला बदलने से रोकने के मकसद से खूंटी जिले में एक गेस्ट हाउस में इकट्ठा कर लिया है। सीएम हेमंत सोरेन के घर पर जेएम और उनकी सहयोगी पार्टियों के विधायकों की बैठक हुई। उसके बाद सभी विधायक 3 बसों में सवार होकर सीएम आवास से एक साथ निकल गए। तीनों बसों को सीएम आवास के पीछे वाले गेट से निकाला गया। विधायकों सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 3 बसों में कुल 41 विधायक थे। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। उधर चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। पीएम आज साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में पहुंचे। खादी उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। खादी उत्सव में एक साथ 7,500 महिला कारीगर साबरमती रिवर फ्रंट पर चरखा काटने जा रही हैं और काटेंगी। पीएम मोदी यहां अटल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। रविवार को पीएम मोदी कच्छ जाएंगे और वहां 2001 में आए भूकंप के पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मृति वन की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी भुज में कई परियोजनाओं को लॉन्च भी करेंगे और रविवार शाम को गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी सुजुकी के 40 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण भी देंगे। नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। 32 और 29 मंजिल के टावर्स को गिराया जाएगा। कल होने वाले इस ब्लास्ट को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेस्क्यू टीम, प्राधिकरण के अधिकारी ब्लास्ट के वक्त मौजूद रहेंगे। मैच 9 सेकंड में ये दोनों टावर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। ब्लास्ट को लेकर आसपास की सोसाइटी के लोगों में डर भी है और उत्सुकता भी। नोएडा में ट्विन टावर गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 28 तारीख को ये गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाएंगी। दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। एपेक्स टावर में 32 और सियान टावर में 29 फ्लोर हैं, जिनमें बारूद लगाने का काम अब पूरा कर लिया गया है। अब इंतजार है बस धमाके का, और फिर ये भ्रष्टाचार की इमारतें कुछ सेकंड में ही जमींदोज हो जाएंगी। 28 तारीख को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं 100%। क्या क्या सर खास तैयारियां हैं अगर बात करें तो? नहीं, बस अभी फाइनल चेकिंग चल रहा है। जैसा ये एक्सप्लोजिव का इंटर कनेक्शन, फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी हो गया है। कुछ माइनर वर्क पेंडिंग है, वो भी 1-2 घंटे में आज सुबह वो लोग ने कंप्लीट कर दिया है, हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने। और अभी फाइनल चेकिंग 2 दिन 3 दिन लगातार चलेगा 28 तारीख को। और 28 को 12 बजे जब पूरा जोन खाली हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो विल मूव आउट फ्रॉम हियर। एट दैट टाइम वी विल इंटरकनेक्ट बोथ द बिल्डिंग्स एंड will go to the ignition point। 28 तारीख को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को महामाया फ्लाईओवर के पास से सेक्टर 37, शशि चौक, सिटी सेंटर, सेक्टर 71 होकर फेज 2 की तरफ से निकाला जाएगा। इसी तरह से परी चौक की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को जेपी अस्पताल से पहले लेफ्ट टर्न लेकर बांध मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। आसपास रहने वाले लोगों में इस धमाके को लेकर कई आशंकाएं भी हैं। फिलहाल लोगों से घर खाली कर कुछ दिनों के लिए कहीं और जाने को कहा गया है। क्या उत्साहित भी है या डर भी लग रहा है? दोनों चीज है, मिक्स है। जब क्योंकि ऐसा कभी देखे नहीं है तो थोड़ा सा तो लगेगा, और थोड़ी इच्छा भी है कि देखेंगे जरूर। एक्सप्लोजन जो यूज होगा उसमें तो केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स आपके देखिए ना कहीं किसी न किसी की सांस के द्वारा पशु पक्षियों को भी तंग करेगा, मनुष्यों को भी करेगा। देखिए जितने भी यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, स्पेशली जो बिल्कुल साथ में सोसाइटीज़ है ना, उनके लिए ये वाकई में ये बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो रही है।
सुपरटेक टावर्स के ढहने से कुल 35,000 टन मलबा निकलेगा, जिनमें 21,000 क्यूबिक मीटर मलबा नोएडा में अलग अलग स्थानों पर डंप किया जाएगा। सुपरटेक ट्विन टावरों की 40 मंजिला इमारतों को गिराने के लिए आरडब्ल्यू की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं ये ब्लास्ट कल दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा और ब्लास्ट का बटन चेतन दत्ता दबाएंगे। इसको लेकर क्या तैयारी की है उन्होंने, खुद सुनिए चेतन दत्ता की जुबानी। कुछ दिन रह गए ब्लास्ट होने में, काम सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ईच एंड एवरी होल चार्ज हो चुके हैं, कनेक्शंस हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतज़ार है 28 अगस्त 2:30 बजे। इस बॉक्स से किस तरीके से काम करता है? ये एक डायनेमो टाइप बॉक्स है और इससे हम जो वायर रहती हैं जिसे करंट पास होना होता है, उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके हम इसका करंट जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर जनरेशन ऑफ करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसका करंट जनरेट हो गया है और अब सिंपली बटन। क्या अभी भी रीचेक हो रहा है? कब तक रीचेक होगा? अभी रीचेक हो रहा है। रीचेक तो लास्ट संडे को भी होगा। मुझे अभी मिस्टर जो ने बताया कि मुझे कल उनके साथ 32 मंजिल तक ऊपर तक जाना है। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है एंड उन्होंने मुझे बताया कि हमें ऊपर तक जाना है कल भी, और इवन संडे को भी हम एक बार दोबारा पूरा चेक करेंगे ऊपर से लेकर नीचे सभी कनेक्शन। डाटा मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर आईआरसीटीसी बैकफुट पर आ गया है। आईआरसीटीसी ने इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का अपना ई टेंडर वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन कानून बनने तक इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दरअसल आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के जरिए मिलने वाली सूचनाओं को बेचने का प्लान बना रहा था, लेकिन ग्राहकों की प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए थे। रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को इस मसले पर सफाई भी देनी पड़ी थी। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित के पास। आईआरसीटीसी को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि आईआरसीटीसी ने अपने डाटा मोनेटाइजेशन प्लान की दिशा में जो कदम उठाया था, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। यानी कि जो ई टेंडर जारी किया था इस डाटा मोनेटाइजेशन के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, उस ई टेंडर को वापस ले लिया है। पूरी एक्सरसाइज पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय का तर्क यह है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में पारित नहीं हो जाता तब तक वो इस पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रुके रहेंगे, और जब डाटा प्रोटेक्शन बिल पारित हो जाएगा उसके बाद वो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के नए सिरे से विचार करेंगे और उसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। हालांकि एक तर्क ये भी है कि डाटा मोनेटाइजेशन को लेकर के जब ई टेंडर जारी किया गया था तब कई विवाद उठे थे, कई सवाल उठ गए थे कि जो आईआरसीटीसी के पास में यूजर डाटा है और विशेषकर जो पर्सनल डाटा है, क्या उसका मुद्रीकरण के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा? मसलन आपका जो उम्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इस तरीके के जो पर्सनल डाटा है, कहीं उसकी प्राइवेसी में कोई दखल तो नहीं हो रहा, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं होगा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे, विवाद उठ रहे थे। हालांकि आईआरसीटीसी ने स्पष्टीकरण ये दिया था कि किसी भी तरीके के पर्सनल डाटा का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन तमाम शंकाओं, सवालों के बीच में अब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आईआरसीटीसी ने इस ई टेंडर को वापस ले लिया है और डाटा मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए की गई थी क्योंकि आईआरसीटीसी कंसल्टेंट के जरिए ये जानना चाहता था कि अगर डाटा मोनेटाइजेशन होता है तो किन किन रास्तों के जरिए रेवेन्यू को हासिल किया जा सकता है, और एक आकलन ये लगाया था आईआरसीटीसी ने कि सालाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की कमाई हो पाएगी। लेकिन अब जब तक डाटा प्राइवेसी को लेकर के तमाम सवालों के सही जवाब नहीं मिल जाते तब तक आईआरसीटीसी इस प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ेगी और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी कि ई टेंडर को वापस ले लिया है। जैक्सन होल सिंपोजियम में यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार धड़ाम हो गए। 16 जुलाई के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स करीब 3% की गिरावट के साथ 32,283 के स्तर पर और नेस्डैक करीब 5 अंकों की गिरावट के साथ 12,142 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही S&P 500 में भी 141 अंकों की गिरावट देखी गई। और बाजार की नज़र फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की जैक्सन होल के बयान पर लगी थी। जैक्सन होल सिंपोजियम में पावेल ने महंगाई को काबू में लाने के लिए अभी और सख्त कदम उठाने की बात कही। पावेल के बयान से साफ हो गया कि आने वाले दिनों में यूएस फेड ब्याज दरें और बढ़ाने जा रहा है। पावेल का कहना है कि पिछले 4 दशक में महंगाई सबसे ज़्यादा है और फेड का पूरा फोकस इसे कम करने पर है। जेरोम पावेल ने कहा कि फेड के कदमों से कुछ दिनों तक अमेरिकी बिजनेस और लोगों को तकलीफ हो सकती है। इससे ग्रोथ और जॉब मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। The U.S. economy is clearly slowing from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. While the latest economic data have been mixed,
In my view, our economy continues to show strong underlying momentum. The labor market is particularly strong, but it is clearly out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. Inflation is running well above 2%, and high inflation has continued to spread through the economy. While the lower inflation readings for July are certainly welcome, a single month's improvement falls far short of what the committee will need to see before we are confident that inflation is moving down. So, we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. At our most recent meeting in July, the FOMC raised the target range for the federal funds rate to 2.25% to 2.5%, which is in the summary of economic projections range of estimates of where the federal funds rate is projected to settle in the longer run. जस्टिस यूयू ललित ने आज देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं समेत जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, भारत में फुटबॉल प्लेयर्स के लिए खुशखबरी है। दुनिया भर में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था फीफा ने AIFF से बैन हटा लिया है। साथ ही फीफा ने अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 को भारत में पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करने की इजाज़त भी दे दी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है। इससे पहले 15 अगस्त को फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से ये कार्रवाई की गई थी। इस फैसले की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। ऊर्जा मंत्रालय ने लेट पेमेंट सरचार्ज के नियमों पर SOP जारी की है। पावर एक्सचेंजों पर 13 राज्यों के बकाये को देखते हुए सरकार ने ये SOP जारी की है। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज रूल 2022 को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। दिलचस्प रूप से इसको तब जारी किया गया है जब 13 राज्यों को पेमेंट डिफ़ॉल्ट की वजह से पावर एक्सचेंजेस में हिस्सेदारी लेने से रोक दिया गया। हालांकि अब उनको इसकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये SOP तब जारी किया गया जब इन राज्यों पर शिकंजा कस दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि इसके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि पावर सेक्टर में अगर डिसिप्लिन लाना है, पेमेंट डिसिप्लिन लाना है, तो ये SOP होना चाहिए। इस SOP के हिसाब से जो डिस्कॉम्स डिफ़ॉल्ट करते हैं उसकी पहचान कैसे हो, इसके लिए एक ऑटोमेटिक तरीका तैयार किया जा रहा है जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से ही डिस्कॉम्स को इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसका मकसद ये भी है कि जो रेगुलर पेमेंट्स हैं सप्लायर्स के, इन सप्लायर्स की लिस्ट में CPSE शामिल हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, CTU है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर शामिल हैं। उनका पेमेंट्स की जानकारी जो है, जो ड्यूज़ है उसकी जानकारी डिस्कॉम्स को कैसे दिया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, उसका पूरा ऑटोमेटिक तरीका तैयार किया गया है। इसके लिए सप्लायर्स जो है अपने इन्वॉइसेस की जो जानकारी है वो प्राप्ति पोर्टल पे अपडेट करेंगे 5 दिन के अंदर। फिर प्राप्ति पोर्टल ऑटो तरीके से इसको वेरीफाई करेगा 5 दिन के अंदर। फिर उसको डिस्कॉम्स की इसकी जानकारी दी जाएगी, ऑटोमेटिक तरीके से एक मेल भेजा जाएगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद डिस्कॉम्स उसको वेरीफाई करेगा अगले 10 दिन के अंदर और फिर अपना इनपुट देगा। उसके बाद पेमेंट कब की जाती है इसकी जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से सप्लायर्स को दे दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में एक ट्रिगर पॉइंट ये भी है कि इस पूरे प्रोसेस में डिस्कॉम्स को ये भी जानकारी मिलेगी कि वो कब डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, वो ड्यू डेट कब अप्रोच कर रहा है। तो इसका मकसद ये है कि डिस्कॉम्स को जानकारी दी जाए कि आप समय पर पेमेंट करिए। और पूरा मकसद ये है कि 13 राज्यों को पावर एक्सचेंजेस पर जाने से रोका गया, उस तरह की स्थिति दोबारा ना आए और पावर सेक्टर में पेमेंट डिसिप्लिन आए। नागरनार स्टील प्लांट को NMDC से डीमर्जर को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस खबर पर ईट नाउ स्वदेश की मुहर लगी है। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मेघना मित्तल के पास।
जी, नागरनर स्टील प्लांट का डीमर्जर एनएमडीसी से होना था, जिसका अप्रूवल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में पेंडिंग था। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये डीमर्जर अप्रूव कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। ये हम जानते हैं कि शेयर होल्डर्स और लेंडर्स जो हैं एनएमडीसी के, उन्होंने पहले ही डीमर्जर को अप्रूवल दे दिया है। तो अब जो दीपम है वो आगे बढ़ सकती है, अपना जो स्टेक है गवर्नमेंट का नागरनर स्टील प्लांट में वो सेल करने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट दीपम अडॉप्ट करेगी और क्या टाइमलाइंस होंगी, कब तक प्रोसेस शुरू होगा, वो देखना रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना गो अहेड दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है। तो अब जैसे ही डीमर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ये दीपम अब आगे बढ़ सकती है डीमर्जर के लिए और स्टेक सेल करने के लिए। हम जानते हैं कि ₹65,000 करोड़ का टारगेट है इस साल का। तो अगर ये नागरनर स्टील प्लांट का जो स्टेक सेल है वो अगर इस साल हो पाता है तो वो इस साल के रिसीट्स में ऐड होगा, जो एक बड़ी सहायता होगी गवर्नमेंट को अपना जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए। और ये जो एनएमडीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें बताया था कि जो कंपनी का जो फोकस है वो स्टील से अब शिफ्ट होकर जो बैटरी मिनरल्स हैं, लिथियम है, निकल है, गोल्ड है, उन पर शिफ्ट हो गया है। तो ये भी एक बड़ा शिफ्ट कंपनी के फोकस में देखने को मिलेगा आगे जाकर। लेकिन एक बड़ा जो इस समय अप्रूवल आ गया है, वो एक रास्ता साफ हो गया है दीपम के लिए अपना स्टेक सेल करने के लिए। लंबे समय से पेंडिंग आयरन ओर माइनिंग पर लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कर्नाटक में आयरन ओर माइनिंग से सीमा हटा दी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने कर्नाटका में आयरन और माइनिंग पे जो कैप था उसको उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। और इस रूलिंग के बाद बेल्लेरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो कैप है वो 28 MMT से 35 MMT तक बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह चित्रदुर्गा और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में इस कैप को 7 MMT से 15 MMT कर दिया है। खैर, ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में 2009 में पहुंचा था और उस साल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे आयरन ओर माइनिंग को लेकर कर्नाटका में। और उसके बाद हमने देखा साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रिलैक्सेशंस दी थी आयरन और माइनिंग एक्टिविटी को लेकर। लेकिन अब आज काफ़ी सालों के बाद इस मामले पर एक फाइनल जजमेंट पास कर दी गई है और आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना ने इस को रूलिंग को पास करा है, जिसमें कर्नाटका में आयरन और माइनिंग पर जो कैप था उसको लिफ्ट कर दिया गया है। IDBI बैंक की स्ट्रेटेजिक बिक्री के लिए सहमति बन गई है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से ड्राफ्ट EOI को मंजूरी भी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द मेजॉरिटी हिस्सा बिक्री के लिए EOI मंगवाएगी। इस खबर की और डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। देखिए, IDBI के विनिवेश के मोर्चे पर अहम डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने IDBI के विनिवेश के लिए ड्राफ्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी सहमति दे दी है। जो इसके प्रस्तावित टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको लेकर जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो सहमत है और जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि RBI की तरफ से जो भी जरूरी रेगुलेटरी क्लियरेंस है वो भी गवर्नमेंट को दे दी गई है। तमाम तरह के जो छूट गवर्नमेंट IDBI के केस में मांग रही थी RBI से, उस पर RBI सहमत हो गया है। इंक्लूडिंग जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो IDBI में 40% स्टेक जो है या उससे ज्यादा खरीद सकते हैं। स्पेशल केस में इसकी इजाजत दी गई है। सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि सरकार और IDBI मिलकर कम से कम 51% या उससे ज्यादा का स्टेक जो है वो IDBI में बेचना चाहते हैं और इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ सोर्स हमें ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दीपम की ये मंशा है और ये योजना है कि IDBI के लिए क्वालिटी इन्वेस्टर्स आए, भले कम इन्वेस्टर्स आए बट क्वालिटी इन्वेस्टर्स आए। वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और वो नॉन सीरियस प्लेयर्स हों या वो ज्यादा इस टर्म्स एंड कंडीशन की शर्तों को पूरी तरीके से उसका पालन ना करते हो। सोर्स हमें भी बता रहे हैं कि रोड शो के दौरान दीपम को IDBI के लिए कुछ क्वालिटी और सीरियस इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई थी, लिहाजा इसको लेकर दीपम काफी उत्साहित है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द ही जारी किया जाएगा ताकि जो फॉर्मल डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है उसकी शुरुआत की जा सके। हालांकि सरकार ने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कोई टाइम फ्रेम जो है वो तय नहीं किया है। इस त्योहारी सीजन में टाइटन ने भारतीय सेना के लिए कुछ खास पहल की है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला, जो बताएंगी कि कंपनी ने सेना के लिए टाइटन शौर्य कैंपेन जो लॉन्च किया है उसकी क्या खासियत है। विनी, बताएं क्या खासियत है इस कैंपेन की और कंपनी के आउटलुक की पर क्या और ज़्यादा जानकारी है। टाइटन शौर्य ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जो मेनली फोकस करेगा और टाइटन प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएगा अपने आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के लिए। 75 इयर्स जो इंडिपेंडेंस के गए हैं, वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किया है, उसकी वजह से उन्होंने एक ये स्पेशल लॉन्च किया है कैंपेन। स्पेशल एडिशन वॉचेस भी इंस्पायर करेंगे अपने आर्म्ड फोर्सेस से। और ये जो प्लानिंग जो लॉन्च हो रही है वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन आएगी मार्च 2023 में ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड रिटेल स्टोर्स में। मेन उनकी एम है कि ये प्रोवाइड करे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल को, कहाँ पे भी जहाँ पे भी कंट्री में हो वहाँ पे प्रोवाइड करे। उसके अलावा उपलब्ध करेंगे ये प्रोडक्ट्स को। और उसके अलावा ये लॉन्च में उन्होंने काफ़ी एक बुलिश कमेंट्री दी है फेस्टिव सीजन पे, जो बात करते हैं जो वो एक्सपेक्ट करे कि अपकमिंग फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी डिमांड दिखेगी। और वो एक्सपेक्ट करे कि यहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ होगी वो 15 to 20% ज़्यादा होगी लास्ट ईयर से जो कंपेयर करे तो। उसके अलावा वो ये फर्स्ट ऐसा फेस्टिव सीजन होगा जहाँ पे 2 साल के बाद, जहाँ पे कोविड की कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और पॉजिटिविटी रहेगी कंज्यूमर सेंटिमेंट में भी। और फेस्टिवल सीजन में तो ज्वेलरी की डिमांड तो अच्छी ही रहती है। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री में भी है वहाँ पे भी ओवरऑल अच्छी और क्वार्टर आएगी ये टाइम अराउंड, क्योंकि फेस्टिव सीजन अच्छा जाएगा। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वो ऐड करेंगे 20-30 न्यू स्टोर्स तनिष्क के लिए नेक्स्ट 2-3 साल में। मेनली उनका जो एम है वहाँ पे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में ये एडिशन की एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा ग्रोथ मोमेंटम उन्होंने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करें कि अच्छी ग्रोथ मोमेंटम हुई उनके आईवेयर बिजनेस और वेयरेबल्स बिजनेस, दोनों ये सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। तो ऑल इन ऑल बुलिश कमेंट्री भी आई है। और एक टाइटन की जो टाइटन शौर्य की लॉन्च कैंपेन है वो भी एक अच्छी इनिशिएटिव जो टाइटन ने ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ते हैं देश के जायके के साथ।